अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल है और मैं अब यहाँ अपने चैनल फ़िज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद में फार्मूला सीरीज़ का पार्ट 5 आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस फार्मूले से v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा से। देखने में ये फार्मूला बहुत ज़्यादा सिंपल है, जिसके अंदर तीन हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, जैसे एक स्पीड, फिर फ्रीक्वेंसी और एक वेवलेंथ है। हम फ्रीक्वेंसी को इस तरह से और लैम्डा को इस तरह से कब लिख सकते हैं, ये वाला फार्मूला बहुत कंसेप्चुअल है, लिहाजा आपने इसे बहुत ध्यान से देखना है। इस फार्मूला को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब ये ले सकते हैं कि v को अगर हम कांस्टेंट ले लें तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक इन्वर्स रिलेशन हमें नज़र आता है। इसी तरह अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट ले लें तो स्पीड और वेवलेंथ के दरमियान हमें डायरेक्ट रिलेशन जो है ना वो नज़र आता है। अगर लाइट जो है ये किसी मीडियम से एक मीडियम से निकलकर दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उसकी स्पीड और उसकी वेवलेंथ में फ़र्क पड़ता है। अगर मीडियम डेंसर है तो वहाँ स्पीड भी कम हो जाएगी और वेवलेंथ भी रिड्यूस हो जाएगी, और अगर मीडियम रेयर है तो फिर वहाँ स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और वेवलेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी ने कांस्टेंट रहना होता है। जब आप इस तरह से देखेंगे कि वेवलेंथ यहाँ कांस्टेंट है तो तब आप खुद समझ जाएं कि स्पीड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान में जो रिलेशन है वो कैसा है, वो डायरेक्ट रिलेशन है। इसके जो MCQs हैं वो फिर हम अपनी जूम क्लास के अंदर देखेंगे। साउंड इंटेंसिटी है। साउंड इंटेंसिटी का मतलब साउंड पावर पर यूनिट एरिया, और उसकी इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये डेसिबल्स के अंदर हम इसको ले रहे हैं, लेकिन साउंड इंटेंसिटी को आप वॉट पर मीटर स्क्वायर के अंदर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्पीड ऑफ साउंड में। स्पीड ऑफ साउंड के अंदर जो फार्मूला जो राइज है वो v इज़ इक्वल टू ई ओवर रो अंडर रूट है। e इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रो इज़ द डेंसिटी। न्यूटन ने इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी e को p के बराबर यानी कि प्रेशर के बराबर रखा था, लिहाजा उसके फार्मूले के अंदर 16% का एरर आया था, और लैप्लेस ने करेक्ट फार्मूला जो है ना वो उसने बनाया था। और यहाँ से हमें समझ में आता है कि स्पीड का डिपेंडेंस प्रेशर और डेंसिटी पर क्या है, और ये हम बाद में जूम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास एक ये फार्मूला है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और इस फार्मूले के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। आप सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इंक्रीज़ किया जाए तो स्पीड ऑफ साउंड में कितना इजाफा होगा। अगर मैं टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर पर ले जाऊं तो फिर स्पीड ऑफ साउंड में कितना इजाफा होता है। गर्मियों में जब टेम्परेचर हमारे पास 45 डिग्री से 50 डिग्री तक भी चला जाता है तब भी हम अपनी स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि वो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है जब हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड से डबल स्पीड इकट्ठी हो जाए। यानी हमारे पास आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड 332 या 333 लिखी जाती है, और अगर मैं इससे डबल कर लूँ तो यहाँ पर मुझे स्पीड ऑफ साउंड ये मिलती है। तो स्पीड ऑफ साउंड डबल कौन से टेम्परेचर पर हो सकती है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी MCQ आता है। हम ये भी देख सकते हैं, हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड में इजाफा होता है, लेकिन टेम्परेचर को कम किया जाए तो स्पीड ऑफ साउंड में कमी भी होती है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड कब ज़ीरो हो गई है, तो 332 प्लस 0.61 t। तो यहाँ से भी आप t को कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कौन सा आखिरी टेम्परेचर है जब स्पीड ऑफ साउंड रहेगी ही नहीं। तो इस तरह के जो MCQs हैं वो हमारे सामने आते हैं। देन हम चलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। बीट फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज़ जस्ट द डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड नथिंग एल्स। लेकिन बीट टाइम पीरियड को आपने इस तरह से लिखना है, 1/f1 माइनस f2। बीट फ्रीक्वेंसी के लिए अगर आपको बीट फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, लेट्स से जी आपको 2 बीट फ्रीक्वेंसी दे दी गई है और आपको पूछा गया है, वेवलेंथ्स बता दी गई हैं लेकिन स्पीड पूछी गई है, फ्रीक्वेंसीज ना f1 बताई ना f2 बताई, उस तरह से फिर आप f1 को v ओवर लैम्डा 1 लिख लेंगे और इसे भी आप v ओवर लैम्डा 2 लिख लेंगे। यहाँ आप v कॉमन ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जवाब 404 मीटर पर सेकंड आएगा। यानी अगर आपको बीट फार्मूला दिया जाए तो वहाँ से भी आप स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरह के बेशुमार MCQs जो हैं वो बनाए जा सकते हैं।
फिर हमारे पास ये फार्मूला है और इस फार्मूला में आपको जो है स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग का फार्मूला नज़र आ रहा है। ये फार्मूला बता रहा है कि जी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्वांटाइज्ड है, यानी F1 के बाद आपको 2F1 मिलेगी, फिर 3F1 मिलेगी, फिर 4F1 मिलेगी, फिर 5F1 मिलेगी। लिहाजा हम Fn को हम NF1 कह सकते हैं। देन वी हैव डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट का एक जनरलाइज्ड फार्मूला यहाँ मैंने लिखा है, यानी 4 डिफरेंट फार्मूले, उसके 4 जो डिफरेंट केसेस हैं वो नहीं लेंगे, हम एक ही फार्मूला याद रखेंगे और ये याद रखेंगे कि अगर सोर्स नहीं है, सोर्स यानी सोर्स अगर मूव नहीं कर रहा तो ये ज़ीरो होगा, तो फिर फार्मूला इसके बगैर लिखना पड़ेगा। और अगर ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा तो हमें UO को ज़ीरो कर देंगे, बाकी का फार्मूला आ जाएगा। अभी यहाँ आपको ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी कब और कैसे उसके अंदर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आता है, कब आपको हायर फ्रीक्वेंसी मिलती है और कब आपको लोअर फ्रीक्वेंसी मिलती है, कब आपको लाउड साउंड सुनाई देती है, कब आपको लोअर साउंड जो है ना वो सुनने को मिलती है। तो यहाँ भी ढेर सारे MCQs यहाँ से बन सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं ब्राइट और डार्क फ्रिंज के ऊपर। तो ब्राइट और डार्क फ्रिंज के लिए ये 2 फार्मूले हैं। ये पहला फार्मूला ब्राइटनेस के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, दूसरा फार्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है ये डार्क फ्रिंज के लिए है। इनके अंदर जो फ़र्क है वो m लैम्डा, और m जो है वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस को कहा जाता है कि कौन सा फ्रिंज का नंबर है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। इसी तरह यंग्स डबल स्लिट का फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है। डेल्टा y मीन्स फ्रिंज स्पेसिंग, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और ये L जो है दैट इज़ दी सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, और D जो है इट इज़ दी सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। अब आपने ये देखना है कि मैंने इसको अगर लिखा है, अगर मैं वेवलेंथ को बढ़ा देता हूँ तो डेल्टा वाई में भी इंक्रीज़ आता है। डेल्टा वाई के इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि जो फ्रिंज स्पेसिंग है ना वो फैट हो जाएंगी, लेकिन नंबर जो होगा ना उनका वो कम हो जाएगा, क्योंकि मोटी फ्रिंजेस जो हैं वो कम सामने आएंगी। और वेवलेंथ को बढ़ाने का क्या मतलब है, या वेवलेंथ को कम कैसे किया जा सकता है, तो यू हैव टू चेंज द फ्रीक्वेंसी, यू हैव टू चेंज द कलर ऑफ द लाइट। आप रेड ले लें, रेड की बजाय आप येलो ले लें, आप ग्रीन ले लें, आप ब्लू ले लें, तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज होगी। इसी तरह अगर मैं लेंथ बिटवीन द स्लिट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो भी मेरे पास डेल्टा वाई बढ़ रहा है। और अगर मैं इन दोनों चीज़ों को डिक्रीज़ करूंगा तो डेल्टा वाई यानी कि फ्रिंज स्पेसिंग कम होना शुरू हो जाए। कम होने का मतलब ये होगा कि अब ये बारीक बारीक फ्रिंजेस बनेंगी और तादाद में भी हमें ज़्यादा नज़र आ सकती हैं। फिर ये जो है डी स्लिट सेपरेशन जिसे हम कहते हैं, तो अगर मैं इससे घटाऊं, कम कर दूं, तो फिर डेल्टा वाई बढ़ता है एंड वाइस वर्सा। अब आपको यहाँ इस फॉर्मूला के अंदर इस इक्वेशन में सिर्फ लैम्डा एल और डी नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ एक चीज़ ऐसी है जो आपको नज़र नहीं आ रही, और वो है जी मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ। 1 का मतलब ये है कि आपने इस एक्सपेरिमेंट को एयर में किया है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 यहाँ पर है, इसलिए मैंने यहाँ पर n लिखा हुआ है कि मैं इसी फॉर्मूले को लैम्डा एल ओवर एन डी लिखूँगा। और लैम्डा एल और डी को हमने डिस्कस कर लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और फ्रिंज स्पेसिंग को देख लेते हैं। अगर हम यहाँ फॉर्मूला जो था ये इस एक्सपेरिमेंट को हम कर रहे थे एयर के लिए, अगर मैं एयर से इसे वाटर में शिफ्ट कर दूं तो फिर इस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके बढ़ने की वजह से डेल्टा वाई में डिक्रीज़ आएगी, तो फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो हम यहाँ लिखेंगे कि ये डिक्रीज़ होती है। इस तरह की बेशुमार चीज़ें इसके अंदर हैं जो हम अपनी जूम क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। देन वी हैव डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन के लिए 2 फार्मूला, दोनों का स्ट्रक्चर एक तरह का है, m लैम्डा और साथ में n लैम्डा है। m लैम्डा में m जो है ये डार्क फ्रिंज के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और इसकी वैल्यू +-1, +-2, +-3 है, जबकि n जो होगा ये 0 से शुरू हो सकता है और +-2 वगैरह वगैरह ये इसके लिए हम लिखते हैं। नीचे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये ब्रैग्स इक्वेशन का 2d sin थीटा = n लैम्डा, और इस फार्मूला की इम्पॉर्टेंस फिज़िक्स के अंदर बहुत ज़्यादा है और इसके लिए ढेर सारे हम फार्मूला जो है ना वो बना सकते हैं। अभी हम अगर इसको डिस्कस करें
तो n जो है इट इज़ द नंबर ऑफ फ्रिंज। अगर हम ये ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं तो हमें एंगल को बड़ा करना पड़ेगा। एंगल अगर मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं, 90 से ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो 90 डिग्री के ऊपर जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती हैं। यही चीज़ हमें यहाँ पर भी हमें नज़र आती है। ये जो है ये पोलराइजेशन के लिए ये मेलस लॉ है। मैं इसको मेलस लॉ जो है ये लिखता हूँ। अब यहाँ I इज इक्वल टू आई जो है वो रिड्यूस्ड इंटेंसिटी है, I नॉट ओरिजिनल इंटेंसिटी है, थीटा जो है वो पोलराइड का एंगल है। अब यहाँ से आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो इंटेंसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो जब भी आपको इस तरह का प्रोपोर्शनल साइन नज़र आएगा ना तो आपने इस तरह के फॉर्मूले खुद ब खुद बना लेने हैं, जिस तरह मैं ये लिखने लगा हूँ कि जी I2/I1 इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा 2 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा 1। इस तरह के फॉर्मूले आपको खुद ब खुद बनाने चाहिए। अब इसके अंदर अगर मैं थीटा को 45 रख दूं यहाँ तो इंटेंसिटी मुझे हाफ मिलेगी ओरिजिनल की। तो ये भी एक एमसीक्यू बनाया जा सकता है और इस तरह के बेहतरीन एमसीक्यूज जो है ना वो सामने आते हैं और इसका ताल्लुक पोलराइजेशन के साथ है। फिर हमारे पास लेंस फार्मूला है। तो लेंस फार्मूला में 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q है। आपको यहाँ ये ख्याल रखना है कि फोकल लेंथ को आप कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेंगे, किस लेंस के लिए ये पॉजिटिव होता है, किस लेंस के लिए ये नेगेटिव होता है। कनकेव लेंस के लिए इसे नेगेटिव लिया जाता है और कन्वेक्स लेंस के लिए इसे पॉजिटिव समझा जाता है। इसी तरह जो ये है हमारे पास इमेज का जो डिस्टेंस है रियल इमेज के लिए और दूसरी कौन सी होती है वर्चुअल इमेज के लिए आपने पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, इसका आपने ख्याल रखना है। फिर हमारे पास ये लेंस है, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है। अगर मैं एक इमेज जो है वो यहाँ रखता हूँ, यानी ये 2f से परे हम उसको इन्फिनिटी बोलते हैं, तो जो हमारा इमेज है ना वो फोकस पॉइंट पर बनता है। अब अगर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर जाना शुरू करूँ इधर को, तो हमारा ये इमेज जो है ये भी इधर को जाना शुरू हो जाएगा और इसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसको लाते लाते फोकस पॉइंट पर ले आता हूँ तो ये यहाँ हमें कहीं इन्फिनिटी पर नज़र आएगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज फोकस पॉइंट पे बनता है, और अगर इमेज फोकस पॉइंट पर होगा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पर होगा तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। और अगर मैं इसे फोकस पॉइंट से आगे ले आऊँ, कुछ यहाँ पर ला के रखूँ, तो हमें फिर वर्चुअल इमेज मिलेगा और ये वाली अब जो मैग्नीफिकेशन मिलेगी वो और ज़्यादा मिलेगी और हमें इसी साइड पर बड़ी मैग्नीफिकेशन जो है ना वो हासिल होती है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास प्रेशर ऑफ अ गैस का फॉर्मूला है और वो है P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। वहाँ अगर आप देखोगे कि अगर मैं रो को कांस्टेंट ले लूँ तो प्रेशर को V का स्क्वायर के साथ मैं डायरेक्ट रिलेशन में लिख सकता हूँ, और जब हम ऐसे लिखेंगे तो फिर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट रिलेशन है, लिहाजा यहाँ पर आपने 2 आएगा जी और यहाँ आएगा 1 V2 ओवर V1 का स्क्वायर, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन में है। इसी तरह अगर V स्क्वायर को कांस्टेंट ले लें तो फिर हम P को डेंसिटी के साथ, प्रेशर को डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन में लिखेंगे और फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से VRMS की वैल्यू जो है वो 3P ओवर रो भी कैलकुलेट की जा सकती है। फिर हमारे पास यहाँ ये जो मैंने टेबल बनाया है, इस टेबल में कोई 32 के करीब MCQs मौजूद हैं। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की 4 एप्लीकेशंस हैं, गो के हमारे सिलेबस में 2 हैं लेकिन 4 होती थी जिसको 2 बना दिया गया। तो आइसोबारिक में हम क्या कहते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, तो जाहिर है प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर 0 होगा, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर डायरेक्ट रिलेशन सामने आएगा, ग्राफ ये बनेगा। ये वर्क डन हमें हासिल होता है और इसका जिक्र हम बाद में करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट, तो डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर कितना आएगा, 0, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स, ग्राफ ऐसा बनेगा। ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ है। और यहाँ जो हमें वर्क डन हासिल होगा वो थोड़ा होगा आइसोबारिक के वर्क डन से।
एडियाबैटिक के अंदर Q कांस्टेंट है यानी कि डेल्टा Q 0 है, तो प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर ये रिलेशन हमें सामने आता है और ये एडियाबैटिक कंडीशन कहलाती है। और इसका ग्राफ और इसके ग्राफ में फ़र्क ये होता है कि ये ज़्यादा कर्व है, ये थोड़ा सा स्टीपर होता है, और यहाँ जो हमें वर्क डन मिलता है वो इन दोनों से कम होता है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा वी 0 है, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, और आप ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन में नज़र आता है, और वर्क डन यहाँ कितना है 0। अब अगर मैं लिखूं इस चीज़ को तो ये मुझे V2 ओवर V1 इज़ इक्वल टू T2 ओवर T1 मैं इसको लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो प्रेशर P2 ओवर P1 को आपने V1 ओवर V2 लिखना है, और अगर आपने इसको देखना है तो इसको भी इसी तरह जिस तरह मैंने इसको लिखा, सिर्फ पावर गैमा आ जाएगी। यहाँ अगर आपने लिखना है तो आप इसको भी P2 ओवर P1 और ये T2 ओवर T1 जो है वो लिख सकते हैं। इसको मैं लिख दूँ P2 ओवर P1 इज़ इक्वल टू V1 ओवर V2 और यहाँ पावर ऊपर गैमा आ जाएगी। फाइनली हम इसका ग्राफ इसके डिस्कस करेंगे। ग्राफ्स के अंदर जो आइसोबारिक का ग्राफ है, चूँकि वो स्ट्रेट लाइन है, वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये ग्राफ हमें प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर मिलता है। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट है तो जाहिर है कि कांस्टेंट लाइन हमें मिलेगी, चेंज नहीं है। सेकंड के अंदर आपको ये कर्व मिलनी है, थर्ड के अंदर आपको ये कर्व मिलनी है, और इसके अंदर आपको बिल्कुल ये कर्व मिलनी है, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है ना वो इसकी वो इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है हमारे पास डेल्टा वी के 0 होने की वजह से। डेल्टा वी का 0 होने का मतलब है कि भाई एक ही पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम मौजूद है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो उस लाइन पे स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी, और इसका मतलब है स्लोप यहाँ इसकी कैसी है, ये इन्फिनिट स्लोप है। फिर हमारे पास कार्नो इंजन की एफिशिएंसीज के दो फार्मूले हैं, एक इन टर्म्स ऑफ हीट्स और एक इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, और इसके भी ढेर सारे एमसीक्यूज हम बना सकते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब होता है, जब ये हीट हम सिस्टम को दे दें। नेगेटिव कब होगा, जब हम हीट सिस्टम से ले लें। डेल्टा यू का मतलब है कि अगर सिस्टम की हीट बढ़ गई है तो वो पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव कब होगी, जब उसकी हीट यानी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी उसकी हमने अगर कम हो गई है तो उसको नेगेटिव लेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव लिया जाता है। फाइनल जो हमारे पास ये फॉर्मूला है ये एंट्रोपी का है, और एंट्रोपी का फॉर्मूला हमें बता रहा है कि डेल्टा एस जो है, चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू ओवर टी, और प्लस माइनस का मतलब है कि अगर एंट्रोपी इंक्रीज होती है, अगर एंट्रोपी डिक्रीज होती है, तो पॉजिटिव कब लगाना है, नेगेटिव कब लगाना है, ये फॉर्मूला हमें बता रहा है। तो ये था हमारा पार्ट 5 फार्मूला सीरीज़ का। अब इसके बाद मैं पार्ट 6 जो है वो आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल को फिज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद यूट्यूब चैनल से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।